हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 12th अकाउंटेंसी में हम डिस्कशन कर रहे थे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में, ठीक। और अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में हम ऑलरेडी 3 टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट था पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, सेकंड हमने पढ़ा था नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और थर्ड से हमने स्टार्ट किया था रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। और उस रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स द पार्टनर ये डिस्कशन किया था। सभी टॉपिक्स की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। उसमें पूरी क्लास 12 के जितने भी अकाउंटेंसी के टॉपिक्स है सबकी प्लेलिस्ट मैंने उसमें डाल रखी है, तो आप उन प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। फाइन। अब इसी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म को हम आगे बढ़ाते हैं और उसके अंदर अब हम एक न्यू और क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंटेंसी का टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फॉर्म। ये हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर का फर्स्ट या हम कहें इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। तो हम इसमें अभी डिस्कशन करेंगे बेसिक कंसेप्ट्स या हम बोलेंगे थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर के। भाई एडमिशन ऑफ पार्टनर में कौन कौन से केसेस एक्चुअली पार्टनरशिप फॉर्म में क्रिएट होते हैं। फाइन। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन पे बात करें। एडमिशन ऑफ पार्टनर नाम से लग रहा है कि भाई इसमें क्या होगा कि ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग फर्म है। एग्जिस्टिंग फर्म मींस जो पिछले कुछ सालों से 5 साल 10 साल 20 साल से बिजनेस कर रही है और उस फर्म के अंदर कोई न्यू पार्टनर आकर के एडमिट होता है रनिंग फर्म के अंदर, एग्जिस्टिंग फर्म के अंदर। देखिए लेट्स सपोज 3 पार्टनर्स थे ABC और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5, 3 और 2 था। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। मींस 5/10 A शेयर करता था, 3/10 B शेयर करता था और 2/10 C शेयर करता था। फाइन। अब इन लोग ने डिसाइड किया कि भाई हम D को भी फर्म के अंदर एडमिट करें, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अच्छा, ये लास्ट लेट्स सपोज 10 ईयर से क्या कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे। तो ये 10 साल से बिजनेस कर रहे थे। अब देखिए पार्टनरशिप फर्म में स्टार्टिंग से अगर कोई पार्टनर आ जाए तो उसका एक अकाउंट्स को मेंटेन करना कंपैरेटिवली इजी होता है। लेकिन एक रनिंग फर्म में जो 10 साल से चल रही थी उसके अंदर एक पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट हो रहा है, तो यहां पर थोड़ा सा केस टिपिकल सा हो जाता है। फाइन। अब इसके अंदर होगा क्या, देखिए मैं आपको बताता हूं। अगर डी पार्टनरशिप फर्म में आएगा तो कल से ये फर्म जो आज तक ABC की थी, कल से ये फर्म बन जाएगी ABCD की, ठीक है ना। D विल बिकम पार्टनर। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, why admission is done, why admission is given to any new partner। क्या प्रॉब्लम थी ABC के बीच में, सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो D को फॉर्म में लेने का पर्पस क्या था, क्यों हमने D को फॉर्म में लिया। देखिए D को अगर हम फॉर्म में लेंगे तो वो भी क्या होगा, चौथा ओनर हो जाएगा, 4th ओनर। और जब 4th ओनर होगा तो नेचुरली एक ओनर का क्या होता है, प्रॉफिट पे राइट होता है, एसेट्स पे राइट होता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, प्रॉफिट भी शेयर करेगा, तो नेचुरली इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम हो जाएगा। तो भाई न्यू पार्टनर के आने से ओल्ड पार्टनर्स को पर्सनली तो लॉस हो रहा है, तो हम क्यों एडमिशन दे रहे हैं। तो एक्चुअली इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। देखिए एक सिंपल सा रीजन ये कहें कि भाई हो सकता है फर्म के पास को फंड की रिक्वायरमेंट हो, है ना, और फर्म की रिक्वायरमेंट होने की वजह से डी ने कहा कि भाई मैं आपको फर्म में फंड प्रोवाइड करूंगा। एक्चुअली जब डी आएगा तो बीइंग एन ओनर वो क्या करेगा, फर्म में कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा। जनरल डेफिनेशन क्या ओनर की, वन हु इंट्रोड्यूसेस द कैपिटल इन द बिजनेस। तो अगर ये डी फर्म में कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा तो फर्म के पास क्या होगा, फंड इंक्रीज हो जाएगा। अब इस फंड को फर्म क्या कर सकती है, अपने बिजनेस के एक्सपेंशन में लगा सकती है, कोई फिक्स एसेट बाय करने को लगा सकती है, अपने वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए यूज कर सकती है। तो फर्स्ट इसका रीजन होता है अरेंजमेंट ऑफ फंड। हो सकता है कि सेकंड इसका रीजन होगा क्या, मैन पावर इंक्रीज हो जाएगा। हो सकता है ABC कम पड़ते हो, जिस हिसाब से बिजनेस का एक्सपेंशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली ABC क्या होता है, सफिशिएंट वर्कर्स नहीं होते, उसके अंदर सफिशिएंट लोग उसके अंदर बिजनेस को लुक आफ्टर करने के लिए नहीं होते। तो उन्होंने कहा कि भाई डी को बुला लो, डी जब आएगा तो नेचुरली कैपिटल लेकर भी आएगा और साथ में मैन पावर भी बढ़ेगा हमारा, तो 4 लोग मिलकर के इस बिजनेस को हम करेंगे। फाइन। उसके बाद एक होता है एक्सपीरियंस या एक्सपर्टाइज, ठीक है ना। एक्सपीरियंस होता है मींस हो सकता है डी इनका राइवल हो और उसके पास भी एक अच्छा एक्सपीरियंस बिजनेस का हो, तो इन्होंने कहा कि भाई डी को बिजनेस में ले लो, तो इसके एक्सपीरियंस से हम हमारे बिजनेस के अंदर क्या करेंगे, बेनिफिट उठाएंगे, ठीक है। तो इसका एक्सपीरियंस होगा या हम कहें कि भाई कोई स्पेशल नॉलेज होगा या उसके पास कोई स्पेशल स्किल्स होंगी, ठीक है। इस तरह से कुछ ना कुछ वो अल्टीमेटली हो सकता है। उसके बाद ये हो सकता है कि भाई ये बिजनेस का एम्प्लॉई हो, एक कीमैन एम्प्लॉई। कीमैन एम्प्लॉई का मीनिंग होगा कि भाई एक इंपॉर्टेंट एम्प्लॉई है और भाई ABC 3 पार्टनर्स थे और डी उनका एक एम्प्लॉय था, मैनेजर था, और डी पूरे बिजनेस को कंडक्ट कर रहा था सिंस लास्ट 10 ईयर्स, जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ, जब से डी को उन्होंने बिजनेस में ले लिया। तो भाई ABC जिस बिजनेस के ओनर है कल तक ये इसका एम्प्लॉय था,
लेकिन बिजनेस को मैनेज कर रहा है तो बिजनेस का एक्सपीरियंस इसको बहुत हो गया, बिजनेस की सारी पार्टीज को ये जानता है, कहां से हम गुड्स बाय करते हैं, इंटरनल सीक्रेट्स इसको सारे पता है। तो भाई ए बी एंड सी ने ये डिसाइड किया कि एक काम करते हैं कि हम डी को भी हमारा पार्टनर बना लेते हैं, क्योंकि आज तो एम्प्लॉय है, कल को अगर कोई इसको और अच्छा जॉब ऑफर देगा, कोई अच्छा इसको गोल्डन हैंडशेक अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो ये बंदा तो क्या करेगा, हमारी फर्म को छोड़ देगा, किसी और फर्म में चला जाएगा, और जब ये जाएगा तो हम इसके, हमारी डिपेंडेंसी बहुत है, मैंने क्या कहा आपसे कि ये कीमैन है, तो हमारी इसके ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। तो डिपेंडेंसी होने की वजह से कल अगर ये फर्म को छोड़कर चला गया तो बिजनेस को लॉसेस हो सकते हैं। तो बेटर ये कि हम इसको ओनर बना लेते हैं, तो ओनर जब बनाएंगे तो ये क्या होगा, बिजनेस का ही होकर रह जाएगा, फिर उस केस में इसके छोड़ के जाने के कोई चांसेस अल्टीमेटली नहीं बनते उसमें। फाइन। बिसाइड्स उसके अलावा कोई अपना दूसरा कोई स्पेशल नॉलेज उसको, ये तो मैंने आपको बता दिया, एक्सपीरियंसेस हो, कोई एक्सपर्टाइज हो, स्किल्स के अंदर उसका कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस हो, तो ये सारे के सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिस वजह से हम क्या करते हैं कि किसी पार्टनर को फर्म के अंदर एडमिशन देते हैं। फाइन। अब देखिए क्या फर्म के अंदर, अब पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि भाई क्यों दिया जा रहा है एडमिशन, सेकंड कैसे एडमिशन दिया गया, हाउ एडमिशन विल बी गिवन टू द न्यू पार्टनर। तो इसका आंसर ये क्वेश्चन था, व्हाई एडमिशन इज गिवन एंड हाउ एडमिशन इज गिवन। तो इसका आंसर है सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, कि भाई किसी भी पार्टनर को, किसी भी बंदे को, किसी भी पर्सन को अगर फर्म के अंदर, एक एग्जिस्टिंग फर्म के अंदर अगर आपको पार्टनर बनाना है तो उसके लिए दो कंडीशंस में से एक फुलफिल करनी होगी, या तो इट शुड बी मेंशन्ड इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, इट शुड बी मेंशन्ड इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। और फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या हो, मेंशन्ड हो। पार्टनरशिप डीड को मैं कॉन्स्टिट्यूशन बोलूं या एग्रीमेंट बोलूं अमंग्स द पार्टनर, या उसका हम डीड बोले, तो सब में बात एक ही है कि भाई यहां पर क्या हो, एक्चुअली उसके अंदर मेंशन्ड हो कि भाई हम इस पार्टनर को या एक स्पेसिफिक पीरियड पार्टनर को हम क्या करेंगे, फर्म के अंदर एडमिट कर लेंगे। फाइन। तो पहला तो ये मेंशन्ड हो। लेट्स सपोज अगर मेंशन्ड नहीं हो, क्योंकि हम स्टार्टिंग से तो ये इंटेंशन लेकर चलते नहीं है, हर फर्म लेकर नहीं चलती कि भाई हम किसी पार्टनर को लेंगे। भाई आज अगर आपके बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो इंटेंशनली तो यही होगा कि भाई इन फ्यूचर भी हम 3-4 लोग इस बिजनेस को चलाएंगे। अब आगे के सर्कमस्टांसेस क्या रहते हैं, भाई बिजनेस लॉसेस में चला गया, कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी, या जो मैंने रीजंस बताए, इस रीजन से अगर आपको पार्टनर को लेना है तो एक तो ये हो सकता है कि भाई आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में, अपने एग्रीमेंट के अंदर, अपनी पार्टनरशिप डीड में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसको मेंशन किया हो, और अगर ऐसा नहीं हो तो फिर उस केस में बाय कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, बाय कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स के कंसेंट से ही आप किसी पार्टनर को फर्म में एडमिशन दे सकते हैं। विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स एडमिशन ऑफ पार्टनर इज नॉट पॉसिबल। ए बी सी अगर फॉर्म में है और डी को लेना है तो ए बी और सी तीनों एग्री होंगे तो ही डी को लिया जाएगा, और अगर एक भी पार्टनर इस पर एग्री नहीं हुआ तो फिर उस कंडीशन में डी का एडमिशन पॉसिबल नहीं होगा, until and unless it is not written in पार्टनरशिप डीड। और अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होता है, सेक्शन 31। ये याद रखिएगा, एमसीक्यू में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के अंदर आ सकता है। ये जो एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड जो क्लॉज है वो किसके, कौन से सेक्शन में आता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 31 के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट तो हो गया, वाई का आंसर मिल गया कि भाई क्यों पार्टनर को एडमिशन दिया जाता है, हाउ का आंसर मिल गया कि भाई कैसे पार्टनर को एडमिशन दिया जाएगा, और उसके बाद जब ये बंदा पार्टनरशिप फर्म में, मैंने क्या कहा, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नया पार्टनर बन रहा है। देखिए पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म में बहुत सारे रिलेशनशिप्स होती हैं, एक पार्टनर अपनी फर्म के अंदर बहुत सारे रोल प्ले करता है। इसका एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी है, आई बटन में आ रहा होगा उसमें, और आप चाहें तो उसकी लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूं, आप उसको देख सकते हैं कि एक पार्टनर अपनी फर्म के अंदर डिफरेंट रोल्स प्ले करता है। वो क्या करता है, कैपिटल प्रोवाइडर का रोल प्ले करता है, एसेट प्रोवाइडर का रोल प्ले करता है, सर्विस प्रोवाइडर का रोल प्ले करता है, लोन प्रोवाइडर का रोल प्ले करता है। बट आफ्टर ऑल कितने रोल प्ले कर ले, ओरिजिनली इफ ही इज अ पार्टनर he will be treated as an owner of the business। वो बिजनेस का कौन होगा, ओनर होगा। ठीक है, फाइन। ओनर की डेफिनेशन आज तक हमने ये देखी है कि भाई वन हु इन्वेस्ट्स कैपिटल इन द बिजनेस फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट। मींस अगर बंदा ओनर बन गया तो इसका दो चीजों के ऊपर राइट हो जाता है बिजनेस की, चाहे वो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट partnership firm only, we are also talking about the sole proprietorship as well as companies also। okay, तो अगर कोई बंदा ओनर बना, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, कंपनी हो या पार्टनरशिप हो, तो उसका दो चीजों के ऊपर राइट हो जाता है। पहला क्या, राइट टू शेयर
राइट ऑन प्रॉफिट, फर्म के प्रॉफिट के ऊपर उसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो कल तक जो ए बी सी थे इनका राइट था प्रॉफिट के ऊपर, और जैसे ही हमने डी को पार्टनर बनाया, अरे हम वर्ड पार्टनर यूज कर रहे हैं, पार्टनर बनाया मींस हमने उसको ओनर बना लिया, और जैसे ही इसको ओनर बनाया तो ओनर कौन, जो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, कैपिटल का रिवॉर्ड क्या, प्रॉफिट, तो इसका पहला राइट होगा राइट टू गेट प्रॉफिट, ये राइट्स ऑफ अ पार्टनर है। तो पहला तो क्या होगा, राइट टू गेट प्रॉफिट, प्रॉफिट के ऊपर उसका राइट हो जाएगा। फाइन, तो ये तो अंडरस्टूड है, हम सब समझते हैं उसके अंदर, ठीक है फाइन। हाँ, ये बात अलग है कि भाई इक्वल ना हो, कुछ भी उनका जो भी आपस में जो भी डिसाइड करके, लेट्स सपोज उन्होंने डिसाइड किया कि आफ्टर एडमिशन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 5:3:2 and 2, पहले क्या था 5:3:2 का था, अभी न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 5:3:2 and 2 का हो जाएगा। तो ये केस भी हो सकता है, उसमें जो भी मिल रहा है 2/12 मिल रहा है, लेकिन मिल तो रहा है ना उसको अल्टीमेटली। फाइन, तो पहला राइट होगा उसका राइट ऑन प्रॉफिट, और सेकंड राइट होता है राइट ऑन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। एसेट्स ऑफ द बिजनेस का मतलब होता है उसकी एसेट पर ओनरशिप हो जाएगी, जस्ट लाइक व्हाट अदर पार्टनर। जैसे मैं इसको एक सिंपल से एग्जांपल से एक्सप्लेन करूं कि अगर मान लीजिए मिस्टर ए नाम का एक इकलौता बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटर है, और ये उसकी बैलेंस शीट है, इधर लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है, इधर प्लांट एंड मशीनरी है, स्टॉक दे रखा है, फर्नीचर है, डेटर्स हैं, इधर क्रेडिटर्स है ना, बिल्स पेबल है, बैंक लोन है, और यहां पर उसकी कैपिटल गिवन है। तो एक बात मैं आपके इधर कैश है, और इसके अंदर मैं एक बात बता दूं कि इस पूरी बैलेंस शीट की जितनी भी एसेट है, इन एसेट के ऊपर ओनरशिप इस बिजनेसमैन की होगी आफ्टर पेइंग ऑफ द एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को पे करने के बाद। आज मान ले मिस्टर ए का बिजनेस वाइंड अप हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो वाइंड अप की प्रोसीजर क्या होती है, अभी आगे आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ने को आएगा तो उसके अंदर देखेंगे वाइंड अप की प्रोसीजर क्या होती है। फर्स्ट ही विल सेल ऑल द एसेट्स, आपको बिजनेस बंद करना है तो आप क्या करोगे, भाई इन एसेट्स को रखकर करेंगे क्या, पहले मैं इन एसेट्स को सेल कर दूं। ठीक है, अभी मान लें कि इसकी एसेट का टोटल 25 लाख था, तो नेचुरली जब ये सेल होगी तो 25 लाख में तो सेल होगी नहीं, इसने सारी एसेट्स को सेल किया कितने में, 60 लाख में, ज्यादा में बिक गई, 35 लाख रुपीस ज्यादा में बिकी। फाइन, उसके बाद ये क्या करेगा, अपनी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को पेमेंट करेगा। लेट सपोज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज जो थी वो 15 लाख की थी, तो सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को इस भाई ने क्या किया, उठाकर पेमेंट कर दिया। तब 60 लाख रुपीस इसके पास रिसीव हुए थे बाय रियलाइजेशन ऑफ एसेट, उसमें से 15 लाख रुपीस की लाइबिलिटीज का पेमेंट कर चुका है। नाउ ही लेफ्ट्स विद रुपीस 45 लाख, तो उस 45 लाख पर होल एंड सोल राइट किसका हो जाएगा, ओनर का। मींस इसको बोलते हैं इनडायरेक्टली कि सारी एसेट्स के ऊपर अल्टीमेट राइट किसका होता है, हमेशा ओनर का होता है। तो नेचुरली अगर यहां अब पार्टनरशिप फर्म में ओनर कौन, पार्टनरशिप फर्म में ओनर होते हैं पार्टनर्स, तो यहां पर पहले ए बी सी थे, कल तक राइट किसका था, उसके ऊपर ए बी और सी का राइट था, आज से राइट डी का भी हो जाएगा एसेट्स के ऊपर। बट याद रखिएगा अल्टीमेट राइट का मीनिंग होता है आफ्टर पेइंग ऑफ ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, तो जिसको हम बुक्स के अंदर एक अलग से लिख देते हैं कि भाई जहां एसेट पे राइट है तो वहां पर लाइबिलिटी का ऑब्लिगेशन भी है उसके ऊपर। फाइन, तो हम इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं उसमें आफ्टर पेइंग द ऑब्लिगेशंस ऑफ लाइबिलिटीज, तो मैं ये बोल सकता हूं कि इसके अंदर दो राइट्स बेसिकली पार्टनर के बनते हैं, राइट टू शेयर प्रॉफिट्स इन द बिजनेस और सेकंड राइट ऑन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आफ्टर पेइंग ऑफ द एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, या मैं कहूं अल्टीमेट राइट ऑन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। अभी हमने डिस्कशन किया कि भाई क्यों एडमिशन दिया जाता है, उसके एडमिशन देने के किस तरह से एडमिशन दिया जाता है और उसके पार्टनर के राइट्स क्या क्या बनते हैं एक्चुअली। और अब देखिए पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप फर्म के अंदर कौन कौन से केसेस एक्चुअली क्रिएट हो जाते हैं ड्यू टू एडमिशन ऑफ पार्टनर। सबसे पहला फर्स्ट केस होगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहला काम तो क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 5:3:2 का रेशियो था, अब नया रेशियो 5:3:2 और 2 का हो गया। पहले ये लोग तीनों क्या करते थे, अपने प्रॉफिट के 10 शेयर्स करते थे, उसमें से 5 ए लेता था, 3 बी लेता था, 2 सी लेता था। अब इसके टोटल 12 शेयर करेंगे, जिसमें से 5 ए, 3 बी, 2 सी और 2 डी लेगा। मींस अल्टीमेटली शेयर तो उनका कम हो गया है ना। तो फर्स्ट केस होगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और हम इसी से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, और उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। फाइन, उसके बाद नंबर 2 होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और वी कैन से प्रीमियम फॉर गुडविल। ये गुडविल का मैंने आपको लास्ट टाइम भी कंसेप्ट बताया था कि देखिए अगर कोई पार्टनर आ रहा है तो इस पार्टनर के लिए, इस पार्टनर को जो 2/12 का शेयर मिला, ये मिला किसमें से, इन्हीं पार्टनर से सैक्रिफाइस कर। मैंने कहा था सैक्रिफाइस नहीं होता, ये सेल होता है।
तो जब ये शेयर अपना इसको सेल करेंगे तो ये इसके कंसिडरेशन में कुछ पेमेंट करेगा, दैट इज कॉल्ड एज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमने पीएसआर में भी पढ़ा है, बट एडमिशन ऑफ पार्टनर में पीएसआर से थोड़ा सा डिफरेंट केस होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। फाइन, तो हम इस पर डिस्कशन करेंगे इसकी जर्नल एंट्रीज। उसके बाद थर्ड होगा ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स। फिर हम क्या पढ़ेंगे, एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स के बारे में पढ़ेंगे और लॉसेस के बारे में पढ़ेंगे। हमने पीएसआर में ही पढ़ा था। एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स मींस जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कोई फिक्टिशियस एसेट जस्ट लाइक व्हाट प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, तो उसके बारे में उसका ट्रीटमेंट करना, उसको ट्रीटमेंट क्या करना, उसको अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूट करना बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स। उसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और उसके बाद फाइनली हम क्या करते हैं, रिवाइज्ड बैलेंस शीट बना लेते हैं पूरा उसके अंदर। तो ये काम हमें अल्टीमेटली करना है और इन्हीं केसेस को वन बाय वन हमें डिस्कशन करना है कि भाई, और आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम इसको वन बाय वन डिस्कशन करते जाएंगे सारे केसेस को। इसमें कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर गुडविल का ट्रीटमेंट, रीवैल्यूएशन, और फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, सारी जर्नल एंट्रीज प्लस सारे लेजर्स तो सेम बनते हैं जस्ट लाइक चेंज इन पीएसआर, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड रिवाइज्ड बैलेंस शीट। ओके फाइन, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। अगर आपको ये वीडियो काम का लगता है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज अकेडमी।